हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे है सबके सब। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं बेटा? गुड इवनिंग दिविशा, रिद्धिमा, सिप्रा, दर्शन, क्या हाल चाल। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उड़ान 2025 बैच के अंदर, जो कि क्लास 10 बोर्ड्स के लिए चल रहा है। आज लेकर के आया तीसरा चैप्टर। हमने पिछली बार पढ़ा था दूसरा चैप्टर, और उसके अंदर हम लोगों ने ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को कर लिया था पूरे तरीके से फिनिश। ठीक है भाई, तो होपफुली आप सभी नोट्स लिख रहे हैं, जो कि बहुत 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 जरूरी है भाई, है ना। और इतना ही नहीं, देखो वीक में एक दिन क्लास होती है, बड़े आराम से आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। आपके प्री बोर्ड आपको दिख भी नहीं रहे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और आपका सिलेबस पूरा हो चुका होगा। ठीक है ना, यह बात की गारंटी मैं लेता हूं, है ना। तो हम अच्छी खासी स्पीड से चल रहे हैं, और पिछले 2 लेक्चर आपने देखे ही कि हम लोगों ने चैट को ऑफ किया था, और हमने काफी स्पीड से 2 लेक्चर्स के अंदर ही। और आपने एक चीज और नोटिस करी, उन 2 लेक्चर्स का जो टाइम है वो एकदम सेम है। अब बाई चांस ऐसा हुआ भाई, यहां वाले लोगों ने शायद उसी टाइम पर ऑन ऑफ किया, उस क्या सिस्टम रहा पता नहीं, है ना, लेकिन सेम एग्जैक्ट सेम टाइमिंग हुई है। शायद वो 1 घंटा 52 मिनट और कुछ सेकंड जो है वो सेकंड तक बराबर रहे हैं दोनों, है ना। वॉइस नॉट क्लियर हो रही है भाई, एक बार देख लो जरा क्या दिक्कत है। कोई नहीं, देख रहे हैं बेटा, देख रहे हैं। वो यार वॉइस क्रैक नहीं हो रही, मेरा गला क्रैक हो रहा है, लगातार मैं पढ़ा रहा हूं वॉइस क्रैक नहीं हो सकती। माइक तो बिल्कुल ठीक है, माइक बहुत महंगे है, गला बहुत सस्ता है मेरा भाई, है। ये गले की बहुत अच्छी खासी रेल बन रखी है इसकी ठीक है ना। कई घंटे पढ़ा रहा हूं मैं डेली, है ना, और सातों दिन पढ़ा रहा हूं पता नहीं कुछ ऐसा ही टाइम चल रहा है भाई, सातों दिन क्लास हो रही है, रेस्ट मिल नहीं रहा गले को, है ना। तो वॉइस नहीं क्रैक लिख दो बेटा, थ्रोट क्रैक हो रहा है सर का ठीक है, वॉइस क्रैक नहीं है, थ्रोट क्रैक है हाँ सच में भाई, 7 दिन हो चुके, 7 दिन लगातार पढ़ा रहा हूं, कोई रेस्ट नहीं, है ना। और दिन के भी कम से कम 5-5, 6-6 घंटा क्लास है। हाँ, 1 घंटा 52 मिनट, शायद कितना 32 सेकेंड है। बच्चे यार लिख रहे हैं, अरे बहुत तेज चैट चल रही है, एक तो दिखता भी तो नहीं है यार तुम्हारी क्लास में कुछ भी। हाँ टेक केयर, तो टेक केयर क्या टेक केयर करूं बताओ, लगातार बोलना पड़ता ही है, काम तो काम है, अब काम से थोड़ी छुट्टी ले सकते हैं छुट्टी ले लीजिए, छुट्टी कैसे ले ले यार, सब बच्चों की जिम्मेदारी होती है टीचर पर यार, है ना। टीचिंग करना एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है यार, है ना। आप लोगों के लिए छुट्टी लेना बड़ा आसान होता है कि चल छोड़ यार आज स्कूल नहीं जाते, है ना, लेकिन हम ये सोचते हैं कि चल छोड़ यार आज स्टूडियो नहीं जाते, चल छोड़ यार आज क्लास नहीं लेते। का मतलब पता क्या है? का मतलब ये है कि हजारों बच्चे एक बैच के अंदर होते हैं। वो फिजिक्स वाला आपको पता ही है कि यहां पर 1-2 इक्का दुक्का बच्चा नहीं पढ़ता, यहां पर हजारों बच्चे एक साथ एक बैच में पढ़ते हैं, और एक बैच की क्लास को ऑफ करना का मतलब यह होगा कि उन हजारों बच्चों के टाइम का नुकसान करना है। टाइम का खैर नुकसान तो नहीं होता, कोई और टीचर आकर के क्लास ले लेता है, लेकिन हमें यह फील होता है कि बच्चा शायद वेट कर रहा है फिजिक्स पढ़ने की, शायद वेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने की, है ना। और ऐसे में छुट्टी ले ली जाए, बच्चों के एग्जाम है, बच्चों के टेस्ट है, तो एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, इसलिए चले आते हैं हम, है ना। तो आई होप अब आवाज ठीक आ रही होगी, बेटा। फायर वाला इमोजी हो जाए एक बार जल्दी से। डॉन, अरे भाई मेरे को डॉन मत कहा करो यार तुम भाई, मैं कहां किसी को डराता हूं, है, कहां किसी को धमकाता हूं, सिर्फ स्पैमरों की बजाता हूं उसके अलावा तो सब स्पैमर भी अपने बच्चे ही हैं यार, कोई नहीं, है ना। चलिए तो भाई जल्दी से बता दीजिए, बेसब्री से कितना इंतजार था आपको इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ने का। फाइनली हम लोग आ गए इस चैप्टर पर, है ना। और बहुत सारे उड़ान 2.0 के बच्चे भी हैं, क्योंकि उड़ान 2.0 में भी मैं ही पढ़ा रहा हूं, है ना। तो वो उड़ान 2.0 वाले भी कह रहे थे सर हमारे स्कूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, खत्म हो चुका है, ये है वो है। तो मैंने कहा था उनको कि आप उड़ान 1 में आकर के पढ़ लेना। तो बहुत सारे उड़ान 2.0 के बच्चे भी आज जुड़ने वाले, है ना। तो स्वागत है आप दोनों का ही, उड़ान 1 वालों का भी, उड़ान 2 वालों का भी, दोनों का स्वागत है। दोनों में फिजिक्स मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो भाई फिर आ जाओ पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, फिर स्टार्ट हो जाए, बहुत इंतजार था, बहुत बेसब्री से। मैग्नेटिक इफेक्ट, अबे भाई यार तुम डिमांड अब तुम ज्यादा कुछ नाजायज वाली नहीं रख रहे हो, हैं बेटा। मैग्नेटिक इफेक्ट बिना करंट पड़े कैसे समझ में आएगा?
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ही तो है, पहले करंट तो पढ़ना पड़ेगा ना, पहले करंट तो सीखना पड़ेगा ना, तभी तो मैग्नेटिक इफेक्ट सीख पाओगे, है ना। चलिए 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 शुरू करते हैं, फिर शुरू करते हैं, है ना। हो गई 3-4-5 मिनट तुमसे बात हो गई, चलिए स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है ना। नाजायज डिमांड मत करा करो यार तुम, है ना। जितना हो सकता है मैं, ठीक है ना, चला ही रहा हूं भाई, ठीक है। चला जाए बढ़ा जाए आगे, ठीक है। चैप्टर टफ है क्या? देखो मैं आपको बता दूं, चैप्टर टफ नहीं है, नया है। ये सर ये डायलॉग तो आपका पुराना वाला, ये तो आप 9th में मारते थे, ये तो वही डायलॉग आपने दोबारा मार दिया, है ना। जो 9th में मारते थे वही डायलॉग आपने दोबारा मार दिया, है ना। तो यार देखो टफ नहीं है पर नया तो है, मतलब आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को तो मिलेगी। वॉइस क्रैक अभी भी हो रही है भाई, वॉइस प्रॉब्लम क्या है ये? ओ भाई वॉइस प्रॉब्लम क्या है ये? चेक करो यार। टफ, हाँ टफ कुछ नहीं होता, नया होता है ना। अरे पिजन्स एंड पिजनियस के लिए क्या मुश्किल है यार, जब पढ़ा देंगे तो कुछ मुश्किल नहीं लगेगा, सच में जब पढ़ा दिया जाएगा तो कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। अरे खन्ना जी को बुला दो एक बार, खन्ना जी को बुला दो, देख लो एक बार, अपने आपकी जजमेंट पे है भाई ये, है ना। कोई नहीं, देखते हैं यार, देखते हैं, माइक को भी देखते हैं, कोई नहीं, अभी स्टार्ट तो नहीं किया ना। अब एक बार फ्लो चल जाता ना, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर बड़ा गुस्सा आता है ना। अभी कोई गुस्सा नहीं आ रहा, अभी माइक चेंज कर देंगे और तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, है ना। यहां से कोई सिस्टम विस्टम छेड़ेंगे आकर के, खन्ना जी आएंगे अभी, हाँ खन्ना जी। अरे तब तक तुम बातें कर लो यार मेरे साथ, पढ़ाई तो होती रहेगी। थ्रोट क्रैक हो रहा है, थ्रोट क्रैक बेटा, वॉइस क्रैक कहां हो रही है, थ्रोट क्रैक हो रहा है मेरा। लगातार 3 हफ्ते हो चुके हैं, 3 हफ्तों से भी ज्यादा हो चुके हैं, तो मैं 7 दिन पढ़ा रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि पढ़ाता रहूंगा, 7 दिन पढ़ाता रहूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये रुकने वाला नहीं है, ये दौर, ये 7 दिन पढ़ाने वाला दौर चल पड़ा, अब ये रुकने वाला नहीं है। सर बायोलॉजी पढ़ा दो, है क्या? क्या जो मैंने खुद नहीं पढ़ी वो तुम्हें क्या पढ़ा दू भाई? जो मैंने खुद नहीं पढ़ी वो तुम्हें क्या पढ़ा दू भाई? लव यू टू बेटा, लव यू टू। आ रहे खन्ना जी, आ रहे। हाँ इंडिया वन, यस यस इंडिया वन, सही बात है, सही बात है। इंडिया जीत गई, भारत जीत गया, यस। ट्रॉफी घर आ गई अब तो, है ना। वो बेचारे फंस गए थे वहां, बारबाडोस में ही फंस गए बेचारे, उनकी, है ना, तूफान आ गया था ना वहां पर। आज आए हैं फिर, आज मोदी जी ने उनको फिर नाश्ता वास्ता करवाया, चाय पानी करवाया उनको। आज उनकी रैली है, पता है, मुंबई में आज उनकी रैली है। मोदी जी की रैली नहीं, अरे पगलो, मोदी जी की रैली नहीं है, मोदी जी की रैली तो होनी जितनी होनी थी, रैली है उनकी अपने क्रिकेटर्स की मुंबई में। हाँ आज मतलब वो ओपन उसमें बस में घूमेंगे, ओपन बस में घूमेंगे आज शाम को। हाँ आज ओपन बस में घूमेंगे। हाँ यार देखो एक बार यार, क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मालिक, देखो आ गए खन्ना जी, आ गए। हाँ वानखेड़े स्टेडियम के बाहर मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव मैं अभी होके आया था मुंबई। कब की बात है पता, मार्च की बात है ये, तब तो तुम आए भी नहीं होगे, तब तक तुम तो 9वीं में ही होगे, है ना। सर आज हैंडसम लग रहे हो यार, कब नहीं लगता ये बताओ। आज लग रहा हूं तो इसका मतलब बाकी दिन नहीं लगता क्या यार, है बाकी दिन भी तो लगता हूंगा ना यार। आज ऐसा क्या लग रहा हूं, है बाकी दिन भी तो लगता हूंगा ना, नहीं लगता क्या? चलिए चलिए भाई, वॉइस लो हो गई है कह रहे, अब कह रहे वॉइस लो हो गई है, ठीक है। अब एकदम सही है, अब एकदम सेट है, सुन लो आराम से, कोई नहीं कोई नहीं, जैसा बच्चे बोले वैसा कर दो यार, जैसा बालक बोले वैसा कर दो। हाँ हमेशा स्मार्ट लगते हैं ना, हाँ तो यही बात मैं सुनना चाह रहा था तुमसे। ये थोड़ी ना आज हैंडसम लग रहे हो, ये बोलो कि सर इज ऑलवेज हैंडसम। और हैंडसम क्या होता है, हैंड मोर बोलो, सम मतलब होता है कम। हाँ हैंडसम का मतलब क्या हुआ, हैंडसम का मतलब हो गया कि थोड़े से है ना, सम का मतलब होता है थोड़े से, ठीक है। थोड़े से मत बोला करो, थोड़े से मत बोला करो, हैंड मोर, ठीक है, हैंड मोर, ठीक है। अब सही है, अब सही है। अब आवाज कैसी है एक बार जल्दी से बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। बहुत सारी बातें बकलोली हो गई तुम्हारे साथ। हैं अब स्टार्ट करते हैं,
अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एक बार फायर वाला इमोजी भेज दो अगर आवाज सभी को साफ आ रही है, वीडियो भी सभी को साफ दिख रही है वे 10 मिनट खराब कर दिए तुमने मेरे, यहां आके इधर उधर की बातें करके, एंड वन शंड बातें करके। फायर वाला इमोजी हो जाए जल्दी से, फायर वाला इमोजी हो जाए फटाफट। ओ हैंड मोर, जल्दी फायर वाला इमोजी हो जाए अगर आवाज मेरी साफ है तो। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे फायर इमोजी आ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। अब भाई अगर जिसके वॉइस क्रैक हो रही है वो अपना स्पीकर चेक कराओ, है ना, वो अपना अपना स्पीकर चेक कराओ, स्पीकरों में दिक्कत है। और स्पीकर नहीं चेक हो पा रहे तो अपना कान चेक कराओ, हो सकता है ईएनटी वाले ने कान में कुछ ज्यादा अंदर तक मार दिया कुछ, है ना। हाँ, तो इसलिए अपना कान चेक कराएं, है ना, या अपना स्पीकर चेक कराएं। ठीक है, दो में से एक जगह अब दिक्कत होगी क्योंकि यहां से सब ओके हो गया। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब चार्ज के ऊपर सारी कहानी चलेगी कि चार्ज कैसे अपीयर होता है, चार्ज की अपीयरेंस कैसी होती है ये समझेंगे, ठीक है ना। और फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज को भी समझेंगे कि चार्ज असल में है क्या और चार्ज की खासियत क्या है। ठीक है, चार्ज एक्चुअली में है क्या और उसकी खासियत क्या है, ये सब बातें आज देखने वाले हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस को भी देख लेंगे अगर टाइम हुआ तो, और टाइम हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट को भी पढ़ लेंगे। मतलब आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है ना भाई, कोई जल्दी तो नहीं है ना, आराम से चले ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है जी, फिर स्टार्ट करते जल्दी से। लोन वाले का फोन आ गया, ये लोन वाली का फोन आ गया। वाली ही होती है, वाले नहीं होते ये लोन वाली होती है। सर लोन, ये कहते सर लोन, मैं कहता हूं मैडम ठीक है, लोन तो मैं ले लूंगा, लोन तो ले लूंगा, 3 4 5 करोड़ का लोन देते हो तो दे दो मुझे, ठीक है, लेकिन वो वापस भी देना होगा क्या? तो मैंने एक बार पूछ लिया, मैं को वापस भी देना होगा क्या? तो फिर उसने फोन पटक दिया वहां से। यार ये कोई तरीका है क्या यार? ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए कस्टमर के साथ, कस्टमर एक्सपीरियंस इनको आता ही नहीं है। हाँ कह रही लोन, मैंने बोला ले लूंगा भाई, लोन दोगे तो। मैं कहा लेकिन 3-5 करोड़ का होगा तो ही लूंगा। तो फिर कह रही हाँ ठीक है दे देंगे। मैंने कहा लेकिन वापस तो नहीं दूंगा। मैं कहा वापस भी देना होता है क्या? ये सुनते ही फोन रख दिया। यार बताओ, ये कोई तरीका थोड़ी ना यार कस्टमर से बात करने का। सिखाओ इनको यार कोई कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है। जोमेटो में काम करना चाहिए कुछ 1-2 साल इनको, है ना, फिर ऐसी लोन वाली कंपनी में आना चाहिए। हाँ और क्या, 3-5 करोड़ से नीचे मेरा काम तो नहीं चलेगा भाई, समझो ना यार। लाइफ टाइम का पैसा लूंगा बस, खत्म। 3-5 करोड़ में मेरी जिंदगी बढ़िया चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। पुश्ते भी ठीक ठाक खाई लेंगे अगर 3-5 करोड़ मुझे मिल जाए तो, है ना। तुम लोग दे दो मुझे 3-5 करोड़, कल से मैं दिखना बंद हो जाऊंगा बेटा। कल से मैं गायब हूं, है ना। तुम सब मुझे मिल करके डाल दो 10-10 रुपए, 3-5 करोड़ इकट्ठे कर दो, 100-100 रुपए डाल दो, चलो 3-5 करोड़ इकट्ठे कर दो, फिर मैं कल से नहीं दिखूंगा। कल से कोई और आएगा पढ़ाने तुमको। आइए शुरू करें इलेक्ट्रिक चार्ज की कहानी, आइए शुरू करते हैं। चलिए चलिए शुरू करते हैं। मुझे लग रहा है आज भी चैट बंद करनी पड़ेगी भाई, आज तो बवाल कर दिया तुमने शुरू में यार, ये हंसी मजाक तुम्हारे ने बवाल कर दिया। आज भी मुझे चैट बंद करनी पड़ेगी। 300 रुपए दे रहा है क्या? 150 रुपए दे दे। चल एक काम कर, सब लोग 150 रुपए दे दो मुझे, ठीक है। पेटीएम नंबर, नंबर चाहिए, पेटीएम नहीं बेटा, व्हाट्सएप नंबर चाहिए तुझे। फिर रात को 3 बजे वीडियो कॉल। नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, चैट भी बंद कर दूंगा। चैट बंद, केवल इमोजी ऑन रहेंगे, केवल इमोजी ऑन। आज मैं इमोजियों में बात करूंगा आपसे, ऐसे 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 बात करूंगा आज मैं, है ना। और हाथ वाथ कोई नहीं जोड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, फिर शुरू करते हैं। भाई तुम्हारी तो भाई लग रहा है चैट बंद करके ही पढ़ाना पड़ेगा तुमको तो। आओ इलेक्ट्रिक चार्ज से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कहानी शुरू होती है कहां से? अरे बोलो, क्या बोलोगे तुम? चैट तो ऑफ है, मुंह से बोलो, मुंह से। इलेक्ट्रिक चार्ज से, ठीक है। कहां से शुरू होती है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज से शुरू होती है। बात यह आती है अब चार्ज क्या होता है। अभी भी हंस रहे हो, मैं इमोजी बंद कर दूंगा, बता रहा हूं, मैं इमोजी भी बंद कर दूंगा। बहुत तेज हो गए हो भाई, बहुत तेज हो गए हो तुम। उड़ान वालों, कबूतरों, पिटाई होगी तुम्हारी। जहां मिल गए ना गर्दन से पकड़ लूंगा तुमको, कबूतरों। यहां देखो, यहां देखो, शुरू कर रहे कहां से? शुरू कर रहे इलेक्ट्रिक चार्ज से, ठीक है ना। शुरू कर रहे कहानी कहां से? अरे बोल, शुरू कर रहे कहानी कहां से? शुरू कर रहे कहानी इलेक्ट्रिक चार्ज से, ठीक है।
शुरू कर रहे कहानी कहां से? शुरू कर रहे कहानी इलेक्ट्रिक चार्ज से, ठीक है। अब चार्ज क्या होता है आइए समझते हैं। ओए सीरियस हो जाओ, बस बस खत्म, सीरियस सीरियस नाउ, सीरियस टॉकिंग ओनली, ठीक है। चलिए शुरू करें। चार्ज क्या चीज है? देखो बच्चे ऐसा समझते हैं, सच में बच्चों की ये थिंकिंग है, बच्चों की ये सोच होती है कि चार्ज ना कोई चीज का नाम है। चार्ज किसी चीज को बोलते हैं, किसी बॉडी में चार्ज ना कोई चीज होती है। एक्चुअली में चार्ज कोई चीज का नाम नहीं है। चार्ज इज नॉट एन एंटिटी, इस बात को समझ लो। चार्ज कोई एक एंटिटी नहीं है, यानी कोई एक चीज नहीं होती है ना। जैसे ये पेन एक चीज है, मेरा हाथ एक चीज है, मेरा मुंह एक चीज है, चश्मा एक चीज है, बाल एक चीज है, ऐसे चार्ज कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है। प्रॉपर्टी का नाम है मतलब चार्ज एक खासियत का नाम है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? यह प्रॉपर्टी है मटेरियल की, यह प्रॉपर्टी है मैटर की। अब आपने मैटर तो क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्लास 9th में आपने मटेरियल को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैटर को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैटर इज द वन विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता दो। क्लास 9th का पहला चैप्टर जो था आपका साइंस का, है ना, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, उसमें मैम ने आपको जरूर बताई थी ये वाली बात, है ना। याद करो, याद करो कि मैटर इज द वन विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। याद आया? पर एक बात बताऊं, उस किताब में ना बात अधूरी लिखी थी। उस किताब में बात अधूरी लिखी थी। उस किताब में बात अधूरी लिखी थी। पूरी बात पता क्या है? पूरी बात यह है कि मैटर इज द वन, मैटर इज द वन विच हैज मास, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी वॉल्यूम भी होनी चाहिए, है ना, है ना। और तीसरी बात पता क्या है? तीसरी बात है कि मैटर इज द वन विच हैज चार्ज। ये तीनों चीजें मैटर की प्रॉपर्टी है बेटा ठीक है, ये तीनों चीजें मैटर की प्रॉपर्टी है। मैटर की पहली प्रॉपर्टी मास है, दूसरी प्रॉपर्टी वॉल्यूम है, और एक और प्रॉपर्टी है चार्ज, जो उस किताब में नहीं लिखी, आज बताने जा रहा हूं आपको। ये चार्ज जो है ये मैटर की ही प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है। आप सोचोगे क्यों? क्यों भाई? हम क्यों माने कि मैटर की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है? हम क्यों माने? आप एक बात बताओ, कोई भी मैटर जो है क्या वो एटम से मिलके नहीं बना क्या? हाँ या ना बताओ। इमोजी दे रखे तुमको, बता सकते हो, यस बोलो, नो बोलो, थंब भेजो, आग भेजो, दिल भेजो, बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास। बताओ मुझे क्या जो मैटर है वो एटम्स से मिलके नहीं बना क्या? क्या जो मैटर है वो एटम्स से मिलके नहीं बना क्या? बताइए, बना है ना? बढ़िया, बना है ना? ठीक है। अच्छा, एटम्स जो होते हैं क्या वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर नहीं बने हैं क्या? बता दो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर नहीं बने हैं क्या? बता दो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर नहीं बने हैं क्या? बने हैं ना? बने हैं कि नहीं बने? बने हैं ना भाई। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या नेगेटिव चार्ज नहीं होता? पढ़ा था ना 9th क्लास में कि इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। यह बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? याद करो 9th क्लास में। 9th क्लास की पूरी केमिस्ट्री में यही पढ़ा है आपने। केमिस्ट्री के 4 चैप्टरों में यही चला है भाई, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, और खासकर क्या नाम है उसके पहले वाले चैप्टर का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर यही बातें चली हैं, है ना। उसी चैप्टर के अंदर ही दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है। ये टेबल के फॉर्म में बना करके वहां पर लिखा हुआ है, ये टेबल के फॉर्म में बना करके वहां पर लिखा हुआ है। तो यार मैं वही तो बात कर रहा हूं, मैं वही तो बात आपको रिलेट करवा रहा हूं, मैं वहीं से तो बात उठा रहा हूं जो आप पहले से कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज जानते हो। आप पहले से इस बात को जानते हो कि मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना होता है, और जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? तो इन पर चार्ज नहीं होता क्या? होता तो है। तो फिर एटम के पास चार्ज नहीं है क्या? है तो सही। तो मैटर के पास क्या चार्ज नहीं हुआ क्या? हुआ तो सही। क्या बात समझ में आई? मैटर एटम से मिलकर बना है, एटम में ये लोग हैं, इनके पास चार्ज है, तो फिर इसके पास भी चार्ज हो गया, इसके पास भी चार्ज हो गया। क्या समझ में आई बात? तो मैटर की एक प्रॉपर्टी ही क्या है बेटा? चार्ज है। ठीक है। अब वो इस प्रॉपर्टी से क्या करता है? अब अगर मैटर की प्रॉपर्टी चार्ज है तो फिर इससे क्या फायदा है मैटर को? मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैटर के पास मास था तो उससे क्या फायदा था मैटर को? बताओ। अगर मैटर के पास मास था
तो उससे क्या फायदा था मैटर को? क्या करता है वो मास से? याद करो, याद करो, जिसके पास मास होता है ना, उसके पास होता है तगड़ा सा इनर्शिया। नाइन्थ क्लास की थोड़ी सी बातें याद करो, नाइन्थ क्लास की थोड़ी सी बातें याद करो। जिसके पास मास होता है ना, उसके पास होता है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि बॉडी रुकते से चलती भी मुश्किल से है और चलते से रुकती भी मुश्किल से है अगर मास बहुत ज्यादा होता है तो। एक ट्रेन को चलाना मुश्किल है या एक साइकिल को चलाना मुश्किल है? ट्रेन को चलाना मुश्किल है, क्यों? मास बहुत ज्यादा है। क्या एक ट्रेन को रोकना बहुत मुश्किल है या एक साइकिल को रोकना बहुत मुश्किल है? सर ट्रेन को रोकना बहुत मुश्किल है, क्यों? क्योंकि ट्रेन का मास बहुत ज्यादा, यानी चलते से रोकना भी मुश्किल होता है। किसको? जिसका मास हो ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया हो ज्यादा। जिसका मास बड़ा उसका इनर्शिया बड़ा, है ना। और किसी चीज को रुकते से चलाना होता है तो भी इनर्शिया ज्यादा लगता है, तो भी उसका इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा है। समझ गए ना? तो मैटर की एक प्रॉपर्टी मास है ना, जिसका यूज वो इनर्शिया में करता है। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। ये कहां करता है यूज? तो भाई स्पेस ऑक्यूपाई करने में। वॉल्यूम का मतलब यही होता है, आयतन। हिंदी में इसको आयतन कहते हैं, इसको द्रव्यमान कहते हैं, इसे आवेश कहते हैं। चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। सुना है? अरे भाई आवेश में आकर के उसने ऐसा कर दिया, मतलब गुस्से में आकर के कर दिया, चार्ज हो गया। चार्ज इसका मतलब होता है आवेश। ठीक है, तो मास का मतलब इनर्शिया। मास आएगा तो वो इनर्शिया वाली प्रॉपर्टियां शो करेगा। वॉल्यूम आएगी तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है जी, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और आप बताओ अगर चार्ज आएगा तो क्या करेगा? चार्ज आएगा तो क्या करेगा? अगर हम चार्ज वाली प्रॉपर्टी की बात करें तो फिर वो क्या करेगा? मार देगा किसी को जाकर के? क्या आवेश में आकर के उसने उसको मार दिया तो मार देगा क्या जाकर के? नहीं। अगर चार्ज होगा उसके पास, अगर चार्जेस होंगे उसके पास, तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन वाली प्रॉपर्टीज को दिखाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन वाली प्रॉपर्टीज को दिखाएगा। मुझे बताओ, आप जब छठी क्लास में थे, पहली बार आपने इस तरीके के चार्जेस को देखा, पढ़ा, सुना था? हाँ या ना? याद है कि प्लस और माइनस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। माइनस माइनस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और प्लस प्लस भी क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। याद आ रहा है? याद आ रही है बचपन की बातें? वहीं से बातें आगे चलेंगी बेटा। आप जो पहले पढ़ लेते हो, आप जो एक बार प्रीवियस नॉलेज ले लेते हो, उसके बेसिस पर आपका माइंड का डेवलपमेंट कुछ हद तक हो जाता है ना। उसी को बेसिस मान करके फर्दर डेवलपमेंट होता है हमारे माइंड का, है ना। ये बेसिक से प्रिंसिपल्स है। कोई भी पेडागोजी अगर होती है, यानी कोई भी टीचिंग अगर होती है, पेडागोजी का मतलब होता है टीचिंग, कोई भी टीचिंग अगर होती है तो आपकी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर ही होगी। अब आपको मैं यहां पर एबीसीडी थोड़ी सिखाने बैठूंगा या 1 2 3 4 थोड़ी सिखाने बैठूंगा, कुछ तो प्रीवियस नॉलेज लगेगी ना, तो वो आपके पास होनी चाहिए। तो प्लस और माइनस का अट्रैक्शन, प्लस और प्लस का रिपल्शन, माइनस माइनस का रिपल्शन, ये कब शो हो पाता है? ये तब शो हो पाता है जब किसी मैटर के पास चार्ज हो। जब किसी मैटर के पास क्या हो? चार्ज हो। यानी चार्ज क्या करता है? चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल करवाने में हेल्प करता है। समझ गए? अगर चार्ज होगा तो मैटर अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएगा। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो फायर वाला इमोजी चाहिए सिर्फ मुझे, एक और कोई नहीं। एक सिर्फ फायर वाला इमोजी आप सभी से चाहिए मुझको। अगर मैटर की चार्ज वाली बेसिस वाली प्रॉपर्टी समझ में आई कि वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है अगर उसके पास चार्ज हो तो, है ना, तो फिर एक बार फायर वाले इमोजी हो जाए जल्दी से, है ना। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। यहां देखो, यहां देखो, पढ़ लो डेफिनेशन, पढ़ लो डेफिनेशन, पढ़ लो। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि मैटर से जुड़ी हुई है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो मैटर से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? जिसकी वजह से वो या तो प्रोड्यूस करता है या फिर अपने ऊपर झेलता है, अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता है। या तो प्रोड्यूस करेगा या एक्सपीरियंस करेगा, यानी या तो दूसरे के ऊपर डालेगा या खुद के ऊपर लाएगा। प्रोड्यूस करेगा, एक्सपीरियंस किसको? किसको? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को या मैग्नेटिक इफेक्ट को। याद करो, इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? यही अट्रैक्शन रिपल्शन को ही बोल रहा है। और मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या होते हैं? वही नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, साउथ साउथ रिपेल करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते? तो हर एक वर्ड का मतलब मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, हर एक वर्ड का मतलब मैं क्लियर कर रहा हूं कि यहां जो जो शब्द मैंने डाले हैं,
ये एनसीईआरटी ने डाले हैं, है ना, या फिर दुनिया भर में प्रचलित है, उन शब्दों का मीनिंग क्या है, उन वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि भाई जो चार्ज है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस करता है, यानी दूसरे के ऊपर डालेगा या खुद पर झेलेगा। चार्ज खुद पर भी तो झेलता है ना फोर्स, प्लस वाला चार्ज होगा तो खुद भी तो रिपेल होगा ना, खुद भी तो अट्रैक्ट होगा ना, तो एक्सपीरियंस करेगा या प्रोड्यूस करेगा किसको, इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट को। सही है, सही है जी, क्लैरिटी है ना। आगे सुनो, आगे सुनो, ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है इसकी डिनोशन करी जाती है, यानी इसको डिनोट किया जाता है क्यू से। चार्ज की डिनोशन होती है किससे, क्यू से। यहां लिख देता हूं इस बात को, यहां लिख देता हूं इस बात को, डिनोटेड बाय, क्योंकि क्वांटिटी है ना भाई, कैलकुलेट तो होगी, क्वांटिटी है कैलकुलेट तो होगी, तो डिनोटेड किससे होगी, डिनोटेड बाय क्यू, है ना। कभी कभी इसको स्मॉल क्यू से भी करते हैं, लेकिन वैसे हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो कैपिटल क्यू से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो डिनोशन क्या है भाई, इसकी क्यू है, ठीक है। और जो इसकी एसआई यूनिट है, यानी इसको जिसमें मापा जाता है या नापा जाता है ना, जैसे हमारे मास को नापा जाता है किलोग्राम में, वॉल्यूम को नापा जाता है मीटर क्यूब में या फिर लीटर के अंदर, है ना, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी में नापते हैं। सही है ना भाई। तो वॉल्यूम का भी कुछ ना कुछ यूनिट है, मास का भी कुछ ना कुछ यूनिट है, ऐसे ही चार्ज का भी कुछ ना कुछ यूनिट है, और उस यूनिट का नाम क्या है, उस यूनिट का नाम है कूलाम्ब। इसे पढ़ते हैं कूलाम्ब, कूलॉम्ब, कूलॉम्ब भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडियन एक्सेंट में कूलाम्ब बोलते थे इसको, कूलाम्ब, ठीक है, कूलाम्ब, ठीक है। डिनोट करते हैं इसको सी से, ठीक है जी। डिनोट कैसे करते हैं इसको, सी से, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो देखो, हम चार्ज को कैसे लिखेंगे, हम चार्ज को लिखेंगे भाई, मान लो कोई Q1 चार्ज है, कोई Q1 चार्ज है, तो उसको लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू 3 कूलम्ब, समझ रहे हो। Q2 इज इक्वल टू 5.3 कूलम्ब, समझ रहे हो ना, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। और ऐसे भी लिखते हैं इसको, Q3 इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम्ब, और Q4 इज इक्वल टू 3 मिली कूलम्ब। ये माइक्रो और मिली जो लिख रहा हूं मैं, इसको आपने नोट करना है, इसको आपने नोट करना है। 1 मिली कूलम्ब इज इक्वल टू 10 की पावर -3 कूलम्ब, और 1 माइक्रो कूलम्ब होता है 10 की पावर -6 कूलम्ब। डब्बा बंद कर रहा हूं, ठीक है, डब्बा बंद कर रहा हूं, यानी इसको आपने अपने पास जरूर नोट करना है, ठीक है, याद कर लेना इसको, ठीक है जी। इसको आपने क्या कर लेना, याद कर लेना है बेटा, ठीक है जी, इसको याद कर लेना है। 1 मिली कूलम्ब बराबर होता है 10 की पावर -3, ठीक है जी। ये डब्बे में जो कुछ भी लिखा आपको याद होना चाहिए। 1 मिली कूलम्ब होता है 10 की पावर -3 कूलम्ब, ऐसी मिलीमीटर भी तो होता है, 1 मिलीमीटर क्या होता है, 10 की पावर -3 मीटर ही तो होता है बेटा, तो वही लिखा हुआ है 1 मिली कूलम्ब भी, है ना। 1 मिली कूलम्ब भी क्या है, 1 मिली कूलम्ब भी क्या है, 10 की पावर -3 कूलम्ब है, और 1 माइक्रो कूलम्ब क्या है, 10 की पावर -6 कूलम्ब है, ठीक है जी। याद रखना, आपने याद रखना है, ठीक है। आइए एक सवाल खड़ा करते हैं, एक सवाल खड़ा करते हैं। कहां सवाल खड़ा हो रहा है, पूछता है कि वेयर डस द चार्ज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में चार्ज है तो है कहां, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं पर चार्ज है तो कहां है, कहां है बताओ। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं पर चार्ज है तो कहां है। तो भाई बात को समझो, पीछे जो अंग्रेजी लिखी है वो तो पढ़ ही दूंगा, लेकिन बात को समझो, चार्ज कहां होता है, चार्ज कहां होता है, चार्ज किसके पास होता है। या मैं ऐसा पूछूं, पैसा कौन कमाता है, कुत्ता, पैसा कौन कमाता है, भेड़िया, पैसा कौन कमाता है, घोड़ा, पैसा कौन कमाता है, जंगल में रहने वाला शेर। नहीं, पैसा किसकी प्रॉपर्टी है, इंसान की, हां कि ना। पैसा कौन कमाता है, इंसान। तो पैसा किससे एसोसिएटेड है भाई, इंसान से। बिल्ली पैसा कमा के दे रही है क्या अपने बच्चों को, नहीं, वो तो दूध ला के देती है कई कई से ढूंढ ढांड के, है ना। कबूतर पैसा कमाता है क्या, हाँ आज नहीं कमा रहा लेकिन आगे जाके कमाएगा, तुम्हारी बात कर रहा था। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को। तो ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं आपसे कि चार्ज कहां मिलेगा भाई, पैसा कहां मिलेगा, पैसा मिलेगा जेब में, मेरी नहीं, मेरी जेब में नहीं आना। पैसा कहां मिलेगा, पैसा मिलेगा जेब में, बैंक अकाउंट में, किसके, इंसानों के। कुत्ते ने जाके बैंक अकाउंट खोला है क्या, गाय ने जाके बैंक अकाउंट खोला है क्या, भैंस ने जाके बैंक अकाउंट खोला है क्या, नहीं ना। तो पैसा किससे जुड़ा हुआ है, इंसान से। ऐसे ही चार्ज किससे जुड़ा हुआ है, चार्ज जुड़ा हुआ है मैटर से।
समझ गए ना? तो अगर कोई आपसे यह सवाल पूछ ले आज के बाद कि भाई चार्ज कहां है, दिखा दिखा दिखा, चार्ज कहां है दिखा, बोलना भाई देखो ऐसा है, यूनिवर्स में हर एक चीज जो बनी हुई है, हर एक चीज जो मैटर है, मैं वैक्यूम की बात नहीं करता क्योंकि वैक्यूम तो मैटर है नहीं, मैं वैक्यूम की बात नहीं करता क्योंकि वैक्यूम तो मैटर है नहीं, मैटर है जो जो होगा उसके पास एटम होंगे, हाँ या ना? और जिस जिसके पास एटम होंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे और इनके ऊपर चार्ज होता है। बस इसके अंदर नहीं घुसेंगे ज्यादा, इसके अंदर वैसे अप क्वार्क डाउन क्वार्क होता है, उसमें चार्ज होता है, या फिर और भी अंदर हो सकता है चार्ज होता हो, लेकिन हम ऊपर ऊपर तक की बात करेंगे, यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स तक की ही बात करेंगे, वही आपके सिलेबस में है ना? अब ये मत बोलना कि इलेक्ट्रॉन को आधा काटूंगा तो उसके अंदर क्या निकलेगा सर ये बताओ, प्रोटॉन को आधा काटूंगा तो उसके अंदर क्या निकलेगा सर ये भी बताओ, सर न्यूट्रॉन को आधा काटू, किसी को काटने की जरूरत नहीं है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फर्दर मत काटना, क्योंकि 10th क्लास तक, इवन 12th क्लास तक भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर चार्ज है। क्लियर हो गया? सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल का जवाब पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ? चार्ज इज फंडामेंटली प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो चार्ज कहां प्रेजेंट है भाई? चार्ज फंडामेंटली जो प्रेजेंट है वो, फंडामेंटली जो प्रेजेंट है वो कहां प्रेजेंट है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर, है ना? और कौन कौन होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल? एक होता है इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है नेचर में, उन सबके पास चार्ज अंदर प्रेजेंट है ना? लिखा हुआ ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम, है ना? वो सब एटम के अंदर प्रेजेंट हैं, और एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल से मिलकर के सब्सटेंसेस बने हुए हैं किसके? यूनिवर्स के। आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, चाहो तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, पढ़ लो, पढ़ लो, मेरे साथ साथ पढ़ लो, चलो मेरे साथ साथ पढ़ लो। चार्ज इज फंडामेंटली प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कौन कौन है एलिमेंट्री पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, वो सबके सब एटम के अंदर प्रेजेंट है ना? ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम एंड एटम्स कंस्टिट्यूट टू बिकम मॉलिक्यूल्स। एटम ही हैं जो आगे जाके मॉलिक्यूल बनेंगे, एटम ही हैं जो कंबाइन होके क्या बनेंगे? मॉलिक्यूल बनेंगे, और उन्हीं से सारे सब्सटेंसेस बने इस यूनिवर्स के। ठीक है ना? तो कोई आपसे पूछे कि यूनिवर्स में चार्ज कहां है, तो क्या बोलोगे? कोई आपसे पूछे कि यूनिवर्स में कहां पे चार्ज है, तो क्या बोलोगे? भाई ये बोलोगे कि यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ बने हुए हैं, जितने भी द्रव्य बने हुए हैं, जितने भी मटेरियल बने हुए हैं, जितने सब्सटेंस बने हुए हैं, जितने मैटर बने हुए हैं, उन सबके पास एटम है, और उन एटमों के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना? होपफुली ये पूरी स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है तो फायर इमोजी हो जाए एक बार, फिर आगे बढ़ता हूं, ये पूरी स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी, है ना? ठीक है, साइड हो रहा हूं मैं, आराम से देख लो, है ना? हर एक चीज को बहुत आराम से बता रहा हूं। ठीक है, फायर इमोजी हो जाए फिर अगर समझ में आ गया है तो, फायर इमोजी हो जाए अगर समझ में आ गया तो। क्या बात है भाई, क्या बात है? ठीक है ना? हर एक बात को मैंने 3-3, 4-4 बार रिपीट करा बेटा, है ना? हर एक बात को मैंने 3-3, 4-4 बार रिपीट करा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चार्ज की बेसिक बातें थी, है ना? इंट्रोडक्टरी बातें थी। अब बात करते हैं कि चार्ज जो है वो प्रेजेंट कहां होता है ना? ऐसे देखा होगा आपने दीदी को, है ना? इनका जो ये बलून है, अगर ये दीवार पर रगड़ा जाए और उसके बाद बालों पर लगाया जाए तो बाल इस तरीके से उठने लगेंगे, अगर सूखे बाल है तो। अगर गीले बाल है मेरे तरीके से, है ना, या फिर तेल लगा हुआ जैसे मेरे बालों में लगा हुआ है ना, तब तो नहीं जाएंगे इतना ऊपर, है ना? लेकिन अगर सूखे बाल हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं किसकी तरफ? बलून की तरफ, क्योंकि बलून को रगड़ के चार्ज किया जा सकता है, बलून को रगड़ के चार्ज किया जा सकता है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अपीयरेंस ऑफ चार्ज। चार्ज कैसे अपीयर होता है? आप मुझे एक बात बताओ, लोगों की यह मान्यता है, बच्चे भी ये मानते हैं और बहुत गलत मानते हैं इस बात को। क्या गलत मानते हैं? ये मिथ है बच्चों में कि जो न्यूट्रॉन होता है ना वो चार्जलेस है। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो न्यूट्रॉन होता है ना, क्या इसको चार्जलेस कहना चाहिए या फिर इसको न्यूट्रल कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए इसको? आप क्या मानते हो? इसको क्या कहना चाहिए?
हम न्यूट्रॉन को चार्जलेस बोले या न्यूट्रल बोले, क्या बोले? मैं चैट ऑन कर रहा हूं, बताओ, चैट ऑन कर रहा हूं, बताओ, न्यूट्रॉन को क्या कहना चाहिए? चार्जलेस कहें, चार्जलेस कहें, चार्जलेस कहें या न्यूट्रल कहें, क्या कहें? दोनों एक ही बात है क्या? क्या दोनों एक ही बात है? चार्जलेस और न्यूट्रल दोनों एक ही बात है क्या? जी नहीं, दोनों एक बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि दोनों एक बात है, अगर आपको लग रहा है कि दोनों एक बात है, तो यू आर सैडली मिस्टेकन। चार्जलेस का मतलब होता है कि चार्ज ही नहीं है। चार्जलेस का मीनिंग है कि चार्ज ही नहीं है, ठीक है। और न्यूट्रल का मतलब होता है कि भाई चार्ज तो है, लेकिन जितना प्लस है उतना ही माइनस है, जितना प्लस है उतना ही क्या है? माइनस है। तो यह सच्चाई है, यह न्यूट्रॉन की सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज है, न्यूट्रॉन हैज चार्ज, ठीक है, लेकिन जितना प्लस है उतना ही माइनस है। इसलिए ओवरऑल क्या बन गया? न्यूट्रल बन गया। आपको एक बात और बताऊं, आपको एक बात और बताऊं, आपको शायद ये लगता होगा कि जो प्रोटॉन होता है ना, जो प्रोटॉन होता है ना, उसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, लेकिन वो कम है, लेकिन वो कम है, ठीक है। तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से ज्यादा है, ये सच्चाई है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? क्या कहते हो आप? इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में ये नहीं कि नेगेटिव ही नेगेटिव चार्ज है उसके पास, नहीं, उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है। इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है, लेकिन कम होता है, कम होता है, नेगेटिव ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव से। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि जो न्यूट्रॉन है ना, वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल कैसे हुआ? न्यूट्रल कैसे हुआ? क्योंकि उसके पास जितना प्लस है उतना ही माइनस है, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। ये बातें आपको 12th में जाकर के शायद बताई जाएं, शायद आपको बताया जाए 12वीं में जाकर के ये बातें, कि वो प्लस है तो कैसे प्लस है, माइनस है तो कैसे माइनस है, इलेक्ट्रॉन भी कैसे माइनस ज्यादा है और प्लस कम है, ठीक है। तो ये शायद बच्चों को भ्रम रहता है, और ये होना भी चाहिए, है ना। ये दिक्कत, क्योंकि किसी ने बताई नहीं ये वाली बातें, ये बातें आज तक किसी ने बताई नहीं कि ऐसा भी होता है ना भाई। तो ये सच बात है, आप चेक करके देख लेना कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों हैं, लेकिन नेगेटिव वाला ज्यादा है, और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, पॉजिटिव वाला ज्यादा है। और ऐसे न्यूट्रॉन को चार्जलेस नहीं कह सकते, न्यूट्रॉन को चार्जलेस नहीं कहते, न्यूट्रॉन को कहते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रॉन को कहते हैं न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, समझ गए। मैं आपसे पूछता हूं, इस टॉपिक पर थोड़ी देर में आते हैं, है ना। मैं आपसे ये पूछता हूं कि मान लो एक बॉडी है, एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। आप ऐसी बॉडी का नेट चार्ज क्या बोलोगे? ऐसी बॉडी का क्यू नेट कितना होगा? ऐसी बॉडी का नेट चार्ज कितना होगा? क्या मानते हो आप? चैट खोल देता हूं, चैट खोल देता हूं आपके लिए, चैट खोल देता हूं, बताइए, बताइए। ये एक बॉडी है, ठीक है, जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, ठीक है। आप क्या बोलोगे? इसका नेट चार्ज क्या है? शाबाश, शाबाश, इसका नेट चार्ज है 0। यानी ये बॉडी कैसी है? ये बॉडी कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, या न्यूट्रल है, या चार्जलेस है? क्या आप इसको चार्जलेस बोलोगे क्या? तो भाई आंखें चेक करवानी पड़ेंगी, और कान भी, और दिमाग तो करवाना ही पड़ेगा। अबे जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अंदर बैठे हैं, ये चार्ज पार्टिकल नहीं है क्या? क्या आप इसको चार्जलेस कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते बेटा। दिस इज नॉट चार्जलेस। हम ये बोलेंगे ये बॉडी कैसी है? ये बॉडी न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल बॉडी है, इसे चार्जलेस नहीं बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? ये न्यूट्रल है। यस, ये न्यूट्रल है। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, अगर मैं इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, इस बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं, तो अब ये वाली जो बॉडी है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? सर इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 13, और इसके पास प्रोटॉन्स कितने थे? वो तो छेड़े ही नहीं,
वो तो छेड़े ही नहीं, वो तो 10 ही रहेंगे, वो तो 10 ही रहेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, या फिर ये अभी भी न्यूट्रल है? क्या कहते हो, क्या कहते हो? ये बॉडी मैंने आपसे नेट चार्ज नहीं पूछा, मुझे नेट चार्ज मत बताओ, मुझे बस इतना बताओ कि ये बॉडी का नेचर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, या न्यूट्रल है? ठीक है, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है ना, ये नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा इधर आ जाओ, यहां आ जाओ। अगर इसी बॉडी में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए होते, तो अब ये बॉडी भाई 10 इलेक्ट्रॉन थे, 2 रिमूव कर दिए, कितने बच गए? 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, और 10 प्रोटॉन वैसे के वैसे ही है। अब ये बॉडी कैसी है? बेटा जो केमिस्ट्री वालों ने चीजें उठा रखी है ना, वो एनायन कैटायन, वो यहीं से उठा रखी है। एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेता है, तो वो बन जाता है एनायन, है कि नहीं? और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाते हैं, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। आदत हो गई है फिजिक्स वालों को डिनोट बोलने की, है ना? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा देता है, यानी डोनेट कर देता है, दान कर देता है, तो वो बन जाता है कैटायन, हाँ या ना? क्योंकि पॉजिटिव वाला चार्ज जब डोमिनेट करने लगा, तो ये बॉडी कैसी हो गई? ये बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड, हाँ या ना? ये बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज। मैंने आपको शुरू से बात बोली है कि जो केमिस्ट्री बनी है उसका बेसिस तो फिजिक्स ही है, और जो बायोलॉजी बनी है उसका बेसिस केमिस्ट्री है। आप बायोलॉजी को जब हायर लेवल पर पढ़ोगे, आप हार्मोन्स को जानोगे, आप एंजाइम्स को जानोगे, आप प्रोटीन्स को जानोगे, आप फैट्स को, लिपिड्स को जानोगे, है ना? तो आप ये देखोगे कि सबके सब केमिकल हैं, ये सब के सब अमीनो एसिड्स हैं, ये सब के सब प्रोटीन जितने भी है, ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स, एसिड कहां पढ़ने होते हैं? एसिड पढ़ने होते हैं केमिस्ट्री में, और ये एसिड आपस में जुड़ते कैसे हैं? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ते हैं। वो फोर्स कहां पढ़ोगे? वो फोर्स पढ़ोगे फिजिक्स में। फिजिक्स इज द फंडामेंटल साइंस, फिजिक्स इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ द यूनिवर्स। ये सच बात है। तो देख लो, ये बातें आपने पहले भी सुनी हुई कि नहीं सुनी हुई भाई? दोनों पर अगर बराबर है, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो बॉडी न्यूट्रल होगी। अगर इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएं, है ना, यानी मैं यहां पर लिख दूं, अगर मैं एक नोट का पॉइंट बना करके यहां लिखूं आपके लिए कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसी बॉडी क्रिएट करेंगे, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसी बॉडी क्रिएट करेंगे, तो क्या आंसर होगा आपका? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस फिजिक्स ओपी, यस फिजिक्स ओपी। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी बॉडी क्रिएट करेंगे? फिजिक्स ओपी, तभी तो फिजिक्स वाला ओपी है। हाँ, यस गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव बॉडी को, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को क्रिएट करेंगे, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कैसी बॉडी को क्रिएट करेंगे बेटा? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी बॉडी को क्रिएट करेंगे बेटा? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी बॉडी को क्रिएट करेंगे? एक पॉजिटिव बॉडी को क्रिएट करेंगे। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आपने संतुलन बिगाड़ दिया, ये संतुलन बना हुआ था ना भाई, एक न्यूट्रलिटी बनी हुई थी ना भाई दोनों में, जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था, दोनों बराबर थे, संतुलन में थे। लेकिन अगर आपने जरा भी संतुलन बिगाड़ दिया तो क्या होगा? भाई बताओ जरा, कमेंट्स में लिख के बताओ जरा, क्या होगा? अगर आपने ये संतुलन को छेड़ दिया, अगर आपने ये संतुलन डिस्टर्ब कर दिया, अगर आपने ये बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया, तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? आपको चार्ज अपीयर होना चालू हो जाएगा। एक बात बताओ, क्या इसके अंदर चार्ज नहीं था क्या? क्या यह चार्जलेस था? बताओ, क्या यह चार्जलेस था? क्या इसके पास चार्ज नहीं था क्या? इसके अंदर चार्ज था, लेकिन क्या अपीयर हो रहा था?
क्या अपीयर हो रहा था? क्या बताओ, क्या आपको वो चार्ज कहीं बाहर दिखाई दे रहा था? क्या आप तो कह रहे थे ये न्यूट्रल है, तो आप गलत तो नहीं कह रहे थे, सही कह रहे थे। क्या चार्ज अपीयर हो रहा था? क्या चार्ज अपीयर हो रहा था? क्या नहीं। लेकिन जैसे ही संतुलन बिगाड़ा चार्ज अपीयर होना चालू हो गया। देखो देखो देखो, यहां पर नेगेटिव वाला चार्ज डोमिनेट करना चालू हो गया। बोलो हां या ना, हां या ना। क्या बात क्रैक हो रही है कि नहीं हो रही? क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां देख, जैसे ही संतुलन बिगाड़ा, जैसे ही बैलेंस खराब करा, बैलेंस खराब करते ही चार्ज अपीयर होना चालू हो गया। हमने बोला भाई ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है। जैसे ही संतुलन बिगाड़ा, हमने बोला भाई संतुलन बिगड़ गया, भाई चार्ज अपीयर होने लगा। भाई ये बॉडी क्या हो गई? ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई या नहीं हो गई? बताओ हां या ना। अगर ये पूरे टॉपिक की फील आ गई है तो फायर इमोजी चाहिए भाई मुझे। अगर पूरे टॉपिक की फील आ गई है तो फायर इमोजी हो जाए फटाफट से। जल्दी आगे बढ़ना है, जल्दी से। तो इस टॉपिक को कहते हैं अपीयरेंस ऑफ चार्ज। इस टॉपिक को कहते हैं अपीयरेंस ऑफ चार्ज। चार्ज होता है पर दिखता नहीं, चार्ज होता तो है पर दिखता नहीं, छुपा के रखते हैं लोग। होता सबके पास है, देता कोई नहीं, होता सबके अंदर है, दिखाता कोई नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? अगर चार्ज को दिखवाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो भाई। अगर चार्ज को दिखवाना है, अगर चार्ज को अपीयर करवाना है, अगर चार्ज को हाईलाइट करवाना है, अगर चार्ज बॉडी बनवानी है तो क्या करना पड़ेगा? यस, संतुलन बिगाड़ना पड़ेगा। बच्चे लिख रहे हैं संतुलन। यस, बैलेंस डिस्टर्ब करना पड़ेगा, यानी संतुलन बिगाड़ना पड़ेगा। करेक्ट है। अब यह बात आपको समझ में आ जाएगी। अब यह बात क्या लिखी हुई है आपको समझ में आ जाएगी। देखो भाई, हाउ डज चार्ज अपीयर ऑन अ बॉडी? एक बॉडी पर चार्ज कैसे अपीयर होता है? चार्ज बॉडीज एंड पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी। क्या लिखा हुआ पढ़ लो, क्या लिखा हुआ? डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। एक एटम की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर दो, है ना, तभी तो आयंस बनते हैं, तभी तो कैट आयन, बिल्ली आयन या फिर एन आयन बनते हैं, है ना, क्रिएटेड आउट ऑफ न्यूट्रल एटम्स। ऐसे ही तो न्यूट्रल एटम को छेड़ करके, ऐसे ही तो न्यूट्रल एटम के साथ छेड़खानी करके आयन बनाए जाते हैं। हां या ना? और देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, जो मैंने नोट का पॉइंट लिखा था। अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज अपीयर होना चालू हो जाएगा बॉडी पर, और अगर गेन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो अपने साथ नेगेटिव चार्ज ही लाएंगे। अरे हां या ना बोलो। इलेक्ट्रॉनों का जाना एक पॉजिटिव बात है, इलेक्ट्रॉनों का आना एक नेगेटिव बात है। अब बच्चों के माइंड में एक चीज आएगी, सर आप यहां पर गेन या लॉस इलेक्ट्रॉन का ही क्यों बता रहे हो, प्रोटॉनों का क्यों नहीं बता रहे हो? मन में सवाल आया कि नहीं आया? पहले बताओ। इस बात का जवाब नहीं चाहिए मुझे आपसे कि जी हमें पता है कि प्रोटॉन, ना मुझे नहीं जानना। मुझे बस ये बताओ कि मन में यह सवाल उठा या नहीं उठा? मन में यह सवाल उठा या नहीं उठा कि सर आप लॉस भी करवा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स का, और गेन भी करवा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स का। आपका इलेक्ट्रॉनों से क्या ज्यादा लगाव है? क्या आपको ज्यादा प्यार है कि इलेक्ट्रॉनों से? प्रोटॉनों से प्यार नहीं है क्या? मन में आया कि नहीं आया? मन में आया कि नहीं? बस मैं इतना पूछ रहा हूं, जवाब मत दे मुझे, जवाब नहीं चाहिए। मेरे पेस के साथ चल। काफी सारे बच्चों के मन में आया, काफी सारे बच्चे यहां पर यस लिख रहे हैं, इसका बहुत सिंपल सा जवाब है बेटा, इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि प्रोटॉनों का एटम को छोड़ करके चले जाना और एटम में घुसे आना यह कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का छोड़ जाना और इलेक्ट्रॉन का आ जाना वाकई में बच्चों का खेल है। इसी पर केमिस्ट्री बनी हुई है, इसी बच्चों के खेल पर केमिस्ट्री बनी हुई है। आपको पता है यह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही पूरी केमिस्ट्री है। आप 11वीं 12वीं में जब केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, साइंस लेकर के, आप यही देखोगे कि इलेक्ट्रॉन कहां फुदक रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया और फिर उसके बाद वहां आ गया और उसके बाद वहां चला गया और उसने शेयर कर लिया और उसने गेन कर लिया और उसने लॉस कर लिया। यह पूरी केमिस्ट्री है।
ये पूरी केमिस्ट्री है। इलेक्ट्रॉनों का गेन और इलेक्ट्रॉनों का लॉस ये तो बच्चों का काम है, लेकिन प्रोटॉनों का गेन और प्रोटॉनों का लॉस, इसमें लगती है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके लिए चाहिए होते हैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इसके लिए चाहिए होता है न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए चाहिए होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके लिए चाहिए होते हैं न्यूक्लियस को फोड़ने वाले और उस एनर्जी को मेंटेन करने वाले बड़े बड़े चिमनियां, बड़े बड़े मॉडरेटर्स। ठीक है जी। आप बताओ प्रोटॉन कहां रहता है? प्रोटॉन कहां रहता है? प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन तो फिरता रहता है बाहर। अरे हां या ना? एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो बाहर आवारा घूमता रहता है, ये तो आवारा है। इसी की आवारागर्दी को केमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की आवारागर्दी ही तो केमिस्ट्री है भाई। पूरी केमिस्ट्री इसकी आवारागर्दी पे बनी हुई है। आज चला गया, कल आ गया, परसों वहां चला गया, तरसों उधर चला गया, फिर वापस घूम के आ गया। इसी के ऊपर पूरी केमिस्ट्री बनी है। इलेक्ट्रॉन का आना, इलेक्ट्रॉन का जाना, यही केमिस्ट्री है भाई पूरी। इसी से वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टियां चेंज करता रहता है और कहीं कहीं फिजिकल प्रॉपर्टियां भी चेंज करता रहता है। कहीं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा लेगा, कहीं घटा लेगा, कहीं किसी के साथ बॉन्ड बना लेगा, कहीं तोड़ देगा। सच बात है ये सच बात है। कड़वा लगेगा पर यही सच है। इलेक्ट्रॉन का आना जाना, उसी की आवारागर्दी को केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है जी। लेकिन प्रोटॉन का न्यूक्लियस के अंदर आना, प्रोटॉन का न्यूक्लियस के अंदर आना या प्रोटॉन का न्यूक्लियस से बाहर जाना, यह बच्चों का खेल नहीं है भाई। यह बच्चों का खेल नहीं है। जी हां, यह बच्चों का खेल नहीं है। प्रोटॉन का न्यूक्लियस में घुसना, इसका मतलब है कि आपने न्यूक्लियस को डिस्टर्ब कर दिया, उसकी एनर्जी बढ़ा दी, और वो जिस एनर्जी से बंधा हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन एक बाइंडिंग एनर्जी हर न्यूक्लियस की होती है। अगर आपने एक नया प्रोटॉन लाके उसके अंदर बिठा दिया तो आपने एनर्जी को घटा दिया, और एनर्जी घट गई तो ये न्यूक्लियस अब टूटने लायक है। और जब यह न्यूक्लियस टूटेगा तो वही होगा जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। क्या हुआ था? पढ़ा है ना? वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जानते हो ना कुछ। जब यूएसए ने, ओपनहाइमर अभी आई थी पीछे, शायद आप में से किसी बच्चे ने देखी हो, समझ में नहीं आई होगी, लेकिन नाम तो सुना ही होगा कि ओपनहाइमर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था और अमेरिका ने जाके वो बॉम्ब डाल दिया जापान पर, है ना भाई, हिरोशिमा नागासाकी, और 2 शहर तबाह हो गए। और तबाह ऐसे हो गए कि आज तक नहीं उठ पाए। इकोनॉमिक बैकबोन थी वो जापान की, एम्पायर ऑफ जापान की, जब वहां पर राजशाही हुआ करती थी, वहां पर जब मोनार्की हुआ करती थी। और जब से वो 2 बम मारे हैं, तब से आप जापान को यूएसए का एक वसाल स्टेट कह सकते हो। यूएसए ने आकर के उनकी मानसिकता पर कब्जा कर लिया है जापानियों की। सच में ऐसा हो गया है। ठीक है जी। तो यह प्रभाव होता है एक न्यूक्लियस में से प्रोटॉन के निकलने का और प्रोटॉन के घुसने का। ठीक है ना? तो प्रोटॉन के निकलना और प्रोटॉन का घुसना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये वही खेल है जो अमेरिका ने खेला था 1945 में, है ना? और जब 2 बम जाकर के गिरा दिए थे। ठीक है। तो इसलिए यहां पर लॉस ऑफ प्रोटॉन और गेन ऑफ प्रोटॉन जैसी भारी भरकम बातें मैं तो नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। ठीक है भाई, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तो यस, इलेक्ट्रॉन का आना जाना, इसी को ही केमिस्ट्री कहते हैं, इसी पर ही केमिस्ट्री बनी हुई है। और प्रोटॉन का आना जाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है जी। प्रोटॉन का आना जाना इतना आसान नहीं होता। क्या आपको पूरी बात समझ में आ गई? अब तक की जो भी बात मैंने आपसे करी, क्या वो बात सारी समझ में आ गई? फायर वाला इमोजी चाहिए, फायर वाला इमोजी चाहिए, जल्दी से फायर वाला इमोजी चाहिए, जल्दी से। आगे बढ़ रहे हैं। बढ़िया। चलो जी, कुछ प्रॉपर्टीज पर आते हैं। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है ना? सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। पहली प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी बोल के दिखाओ, पहले तो बोल के दिखाओ, मुंह से निकालो पहले। एडिटिविटी का मतलब होता है कि चार्जेस कैन बी एडेड न्यूमेरिकली, सीधे ऐड हो सकते हैं। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज में सीधा ऐड हो जाता है। ठीक है जी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो नोट पीछे लिखा भी हुआ है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी।
चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। एडिटिविटी ए से स्टार्ट है बेटा, ई से स्टार्ट नहीं है। एडिटिविटी नहीं है वो, ये नहीं है बेटा, ये है एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब होता है कि चार्ज जो है वो एडअप हो सकते हैं। चार्जेस कैन बी एडअप। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, अमीबा नहीं है, कई इसको अमीबा बोलो, अमीबा नहीं है अमीबा नहीं है, बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पर यहां पर +3 कूलम का चार्ज है, यहां पर -2.5 कूलम का चार्ज है, यहां पर +1.5 कूलम का चार्ज है, यहां पर -2 कूलम का चार्ज है, यहां पर -6 कूलम का चार्ज है, और यहां पर +8 कूलम का चार्ज है। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर इस बॉडी का नेट चार्ज निकालो तो आप क्या करोगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, आप क्या करोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉडी का नेट चार्ज बताइए तो आप क्या करेंगे? अबे अमीबा की स्पेलिंग तो ठीक लिख लो अमोइबा बोलने से पहले अमीओबा, अमीओबा। क्या करेंगे? तो आंसर बताओ ना फिर, तो आंसर बताओ ना। एल्जेब्रिक सम करेंगे ना इसका। गुड गुड, क्या करेंगे? एल्जेब्रिक सम। देखो लिखा हुआ टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस लोकेटेड एनीवेयर इन द बॉडी। बॉडी पर कहीं भी चार्ज पड़ा हो, बॉडी में कहीं भी चार्ज पड़ा हो, उसका एल्जेब्रिक सम ले लो। उसका क्या ले लो? एल्जेब्रिक सम ले लो। एल्जेब्रिक सम का मतलब है जो प्लस वो प्लस, जो माइनस वो माइनस, रख के और आंसर टोटल निकाल लो। ठीक है जी, तो करते हैं इसको, करते हैं। ये ऊपर वाला क्या है? +3। उसके बाद ये क्या है? अच्छा ये +8 है, +8। प्लस वाले सारे इकट्ठे लिख लेता हूं। फिर है +1.5, ठीक है। और फिर माइनस वाले हैं, माइनस वाला कौन सा? 2.5। फिर है -6 और फिर है -2। ठीक है जी, तो क्या आंसर आएगा भाई? क्या आंसर आएगा? ये +8 इनसे कट गया है ना भाई, +8 और -8 ये कट गया। अच्छा इस 3 से ये 2.5 कट जाएगा है ना, तो प्लस का 0.5 बचेगा और प्लस का 1.5 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 2 कूलम्ब, वो भी प्लस का। समझ गए ना? तो ये नेट चार्ज है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निकाल रहे हैं बच्चे। गुड गुड भाई, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आया? एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी समझ में आई? चार्ज क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो वो सीधी सीधी रख करके ऐड या माइनस हो जाती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, चार्ज इज कंजर्व्ड। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये एक लॉ है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, 9th में पढ़ा था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऐसी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसी कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। पढ़ा था ना? अरे 9वीं क्लास में पढ़ा था कि नहीं? 9वीं क्लास का चैप्टर नंबर 3 था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसी में लवॉइजर और प्राउस्ट साहब ने जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए हैं, उसमें पहला ही लॉ था ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं? इतनी केमिस्ट्री तो आती है भाई। यस यस, है ना? तो वही तो था ये, वही तो था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना? ऐसी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहां पढ़ा था? वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था, याद आ रहा है? जहां पर हम लोगों ने एनर्जी के कंजर्वेशन को भी देखा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर, है ना, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। याद आ रहा है? तो चार्ज भी ऐसा ही है बेटा, चार्ज भी ऐसा ही है। देखो चार्ज एक प्रॉपर्टी ही तो है, चार्ज कोई चीज तो नहीं है ना, चार्ज एक प्रॉपर्टी ही तो है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ना कभी बनी और ना कभी नष्ट होगी। चार्ज अगर जितना बन चुका है वो उतना ही रहेगा, ना कोई नया चार्ज बन सकता है और ना कोई बना हुआ चार्ज कभी नष्ट हो सकता है। हां यह बात सही है कि वो कभी अपीयर होता और कभी अपीयर नहीं होता, वो बात अलग है। आप ये मत बोलना, आप अब ये मत बोलना आकर के सर देखो यहां चार्ज था या नष्ट हो गया, यहां चार्ज क्रिएट हो गया या नष्ट हो गया। ये क्रिएट हुआ है क्या? आपको लगता है ये क्रिएट हुआ है और ये नष्ट हुआ है? आपको लगता है चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया है? अरे ऐड हुआ और हटाया, डाला और निकाला, ट्रांसफर किया ना। सही बोल रहा हूं कि नहीं? क्या आपको लग रहा है ये चार्ज को क्रिएट किया है मैंने? मैं कहीं जादू से चार्ज निकाल के यहां रख दूंगा क्या?
क्या चार्ज को क्रिएट करा जा सकता है क्या? नहीं, जो प्रेजेंट चार्जेस हैं उन्हीं का प्लस माइनस करना पड़ेगा। बोलो हां या ना, बोलो हां या ना। ट्रांसफर ही तो चलेगा, एक्सचेंज ही तो चलेगा, यहां से वहां ट्रांजैक्शन ही तो चलेगी। क्या कोई पैसा छाप सकता है? वो नकली पैसा कहलाएगा। क्या कोई पैसा छाप सकता है? आरबीआई को छोड़ करके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके, क्या कोई भी इस देश का नागरिक पैसा छाप सकता है? 1 रुपए का सिक्का तक नहीं बना सकता, 1 रुपए का सिक्का तक नहीं प्रोड्यूस कर सकता। और एक बात बताऊं, क्या बना हुआ पैसा नष्ट कर सकता है कोई व्यक्ति? अगर मेरे पास एक 10 का नोट हो और वो 10 का नोट मैं जला दूं, फाड़ दूं, है रगड़ दूं, उसको कुचल दूं या जमीन में दबा दूं, क्या यह करना लॉफुल है? क्या यह करना लॉफुल है? जी नहीं। अगर आप पैसे को डिस्ट्रॉय करते हो तो यू आर रुइनिंग द इकोनॉमी। जी हां, ये एक क्राइम है। पैसा नष्ट करना भी क्राइम है। ठीक है, अगर आपने एक नोट को लिया और नोट को जमीन में डाल दिया और वो गल गया, वो फट गया, वो खराब हो गया, अगर तो आप पर क्राइम, वो ये क्रिमिनल केस है। ये एक, पता आपको, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इसलिए कोई नया पैसा बना भी नहीं सकते और बनाया हुआ पैसा नष्ट भी नहीं कर सकते, केवल ट्रांसफर होता है। बोलो हां या ना। आप दुकान वाले को देके आते हो, दुकान वाला होलसेल वाले को देकर के आता है, होलसेल वाला अपनी मेन जो मंडी है वहां देकर के आता है, वो मंडी वाला भाई अपनी रोटी खाएगा तो किसी और कहीं और से खाना खाने वाले को देगा, है ना। वो पैसा क्या करेगा? इकोनॉमी में घूमेगा। पैसा इकोनॉमी में क्या करता है? घूमता है। नया पैसा कोई घर पे बनाता है क्या? नहीं। क्या बना हुआ पैसा कोई नष्ट करता है क्या? कभी देखा है क्या पापा आज आए हैं, ये गड्डी आग लगा दे इसको? कभी ऐसा देखा है क्या करते हुए? नहीं। ना बना हुआ पैसा कभी नष्ट होगा और ना ही कोई नया पैसा कभी बना पाएगा। सिमिलरली चार्ज के साथ भी ऐसा ही है। चार्ज के साथ भी ऐसा ही है। परमात्मा ने, नेचर ने, ब्रह्मांड ने, जो मर्जी बोलो, उसने जितना चार्ज बनाना था बना दिया। अब वो चार्ज यहां से वहां, वहां से यहां ट्रांसफर होता रहेगा। समझ गए ना? तो ट्रांसफर हो सकता है लेकिन नष्ट नहीं हो सकता और ना ही नया बनाया जा सकता है। इसी को बोलते हैं कंजर्व्ड। ठीक है, तो लिख लो यहां पर, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। और इसी को कहते हैं कि एक सिस्टम के लिए टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मनी। यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, तीसरी बात वैसे तो सिलेबस से बाहर है आपके। तीसरा जो पॉइंट है वो तो वैसे सिलेबस से बाहर है, चाहे इसको आप मत भी लिखो, ठीक है ना, इसको आप मत भी लिखो, वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूं, थोड़ा थोड़ा मैं इसको समझा देता हूं, ठीक है ना। है तो वैसे ही आउट ऑफ सिलेबस, है ना, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं चैट बंद कर रहा हूं, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। सुनिएगा, ठीक है। देखो लिखा हुआ चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब पता क्या होता है? इस शब्द का मतलब है वेरी नहीं करता। इनवेरिएंट का मतलब है कि वेरी नहीं करता, यानी चेंज नहीं होता। वेरी नहीं करता यानी चेंज नहीं होता। कब नहीं चेंज होता भाई? कब नहीं चेंज होता? मन में सवाल आता, कब नहीं चेंज होता सर? इनवेरिएंट है तो वेरी नहीं करता। अच्छा, कब नहीं करता? चेंज नहीं होता। कब नहीं होता? तो सुनिए, आइंस्टीन साहब ने एक बात कही थी अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। सुना है सभी ने इस थ्योरी के बारे में? नहीं, बारे में ही सुना होगा, थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, मुझे पता, क्योंकि समझ से परे है। हम लोगों को भी समझ में नहीं आती पूरे तरीके से, थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, लेकिन पूरे तरीके से तो किसी को भी समझ में नहीं आती, ठीक है ना। जो हायर लेवल पर फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, एमएससी फिजिक्स या पीएचडी लेवल पर जो फिजिक्स पढ़ते हैं, केवल उन्हीं को क्लैरिटी है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि अभी भी बहुत सारी रिसर्च उसके ऊपर चल रही है ना। तो आइंस्टीन साहब ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक बात कही थी। क्या कहा था बता? उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई बॉडी का मास m है, सुनिएगा ध्यान से, अगर किसी बॉडी का मास m है और उसको हम लाइट की स्पीड से भगाएं। अब लाइट की स्पीड कितनी थी? तो आप सभी को याद होगी, लाइट आप सभी ने पढ़ लिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अगर हमने किसी बॉडी को लाइट की स्पीड से भगाया या लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट स्पीड से भी भगाया, लगभग बराबर से भी भगाया, तो उसका मास कम हो जाता है, उसका मास चेंज हो जाता है, उसका मास बढ़ जाता है। यानी एग्जैक्ट ये वाला मास नहीं रहेगा, मास चेंज हो जाएगा, मास
चेंजेस, मास चेंजेस। ठीक है, ऐसे ही एक पॉइंट उन्होंने और दिया था, एक पॉइंट उन्होंने और दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मान लो कोई रॉड है, कोई रॉड है और उसकी लेंथ एल है, एक रॉड है, मतलब मान लो ये पेन है, इसकी कुछ लेंथ एल है, ठीक है, और इस पेन को मैंने लाइट की स्पीड से फेंका, लाइट की स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से भी फेंका अगर, है ना, बराबरी की स्पीड थी, लगभग बराबरी की स्पीड थी, अगर मैंने उसको फेंका तो इसकी लेंथ में भी चेंज आएगा। लेंथ भी क्या करेगी बेटा, चेंज करेगी, यानी वेरी करेगी, वेरी करेगी। समझ रहे हो ना? तो ये मास का चेंज होना, लेंथ का चेंज होना, टाइम का भी चेंज होना। यस, टाइम भी चेंज होता है। अगर लाइट की स्पीड से कोई चीज चलता है तो टाइम ट्रेवल कर लेती है, वहीं से वो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट आया है। टाइम की वेरिएंसी की वजह से ही टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट आया कि भाई क्या हम टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा सकते हैं, क्या हम टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जा सकते हैं, वगैरह वगैरह बातें। ठीक है ना, ये सब थ्योरीज हैं, ये सब थ्योरीज हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो मास जब लाइट की स्पीड के कंपेरेबल स्पीड पर चलता है तो वो सेम नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही रॉड की कुछ लेंथ एल है, अगर वो लाइट की स्पीड से भागेगी तो उसकी लेंथ में क्या आएगा, चेंज आएगा। इसके फॉर्मूला भी दिए जाते हैं 12th क्लास के अंदर, 10th में नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये आउट ऑफ सिलेबस है, सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूं, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी ये भी है। ठीक है ना, तो उन्होंने चार्ज के बारे में क्या बोला, उन्होंने चार्ज के बारे में क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर एक बॉडी का क्यू चार्ज है, अगर एक बॉडी का क्यू चार्ज है और वो लाइट की स्पीड से भागे, और वो लाइट की स्पीड से भागे, तो उसके चार्ज में कोई चेंज नहीं आता। समझ गए ना? वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता। कब नहीं होता? वो तब नहीं होता जैसे मास और लेंथ होते थे, ऐसे चार्ज चेंज नहीं होता। मतलब इस वाली बॉडी को अगर मैं लाइट की स्पीड से फेंक दूं तो इसके मास में परिवर्तन आएगा, इसकी लंबाई में परिवर्तन आएगा, लेकिन इसके अंदर बैठे चार्ज में परिवर्तन नहीं आएगा। समझ गए ना? इसे बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को अगर बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं और इतना बढ़ा दें कि वो लाइट की स्पीड के कंपेरेबल स्पीड पर पहुंच जाए, तो मास में चेंज आएगा, लेंथ में चेंज आएगा, लेकिन चार्ज में चेंज नहीं आएगा। क्या समझ में आया? तो मास इज वेरिएंट, लेंथ इज वेरिएंट, टाइम इज वेरिएंट, बट चार्ज इज इनवेरिएंट। समझ में आया? चार्ज चेंज नहीं होता, चार्ज में चेंज नहीं आता। ठीक है, ये थी तीसरी प्रॉपर्टी। अब चलते हैं, बात करते हैं आखिरी प्रॉपर्टी की, जो कि इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। पिछली वाली आउट ऑफ सिलेबस थी, लेकिन ये वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इस प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनना इस प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं। देखो भाई, यहां पर एक शब्द आया हुआ है क्वांट, है ना, क्वांट। आपने सुना होगा एक शब्द क्वांटा, क्वांटा परिवार वाला ही क्वांटा है वो। क्वांटा का मीनिंग क्या होता है पता है आपको? क्वांटा का मीनिंग होता है एनर्जी के पैकेट। तभी मैंने क्वांटा परिवार नाम रखा, क्योंकि उस पे जुड़े सब लोग एनर्जी के पैकेट्स हैं भाई मेरे। ठीक है ना? तो क्वांटा का मीनिंग क्या है? क्वांटा का मीनिंग है एनर्जी के पैकेट्स, एनर्जी के पैकेट्स। समझ गए ना? लेकिन यहां पर जो क्वांटा शब्द आया है ना, वो आया है चार्ज के पैकेट्स के बारे में। चार्ज के पैकेट्स। देखो, किसी भी चीज का पैकेट अगर बनेगा ना तो उसको क्वांटा कह सकते हैं। किसी भी चीज का पैकेट जो होता है ना, अगर वो बनेगा तो हम उसको क्वांटा शब्द बोल सकते हैं। क्वांटा मतलब होता है पैकेट बनना। जनरली एनर्जी के पैकेट के लिए यूज होता है, लेकिन इस वाले केस में ये चार्ज के पैकेट के लिए यूज हुआ है। तो यहां से मैं एनर्जी हटाता हूं, है ना, और चार्ज का पैकेट लिखता हूं इसको, क्योंकि यहां पर जो क्वांटाइजेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है? चार्ज का हो रहा है। ठीक है ना? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बात को समझते हैं कि ये टर्म कहती क्या है। ये टर्म का मीनिंग समझा रहा हूं, सुनिएगा। देखो, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट बनाना। पैकेट बनाना किसके? चार्ज के, है ना। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? क्वांटाइजेशन का मतलब हुआ कि चार्ज के पैकेट बनाने की प्रक्रिया चल रही है।
भाई कभी भी आइजेशन लगता है, न्यूट्रलाइजेशन है ना, डीकंपोजिशन, डबल डीकंपोजिशन, ये जो इजेशन हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? ये प्रोसेस को समझाने के लिए हो रहा है कि कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा है। हां कि ना, कोई ना कोई क्या चल रहा है? प्रोसेस चल रहा है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज के पैकेट्स बनाने की प्रक्रिया। समझ गए ना? समझ गए ना? चार्ज के पैकेट्स बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ चार्ज के पैकेट्स बनाने की प्रक्रिया। क्वांटाइजेशन का मतलब हुआ चार्ज के पैकेट्स बनाने की प्रक्रिया चालू है। ठीक है, अब आप ये सोचोगे सर क्यों बना रहे हैं पैकेट चार्ज के? कौन बना रहा है पैकेट चार्ज के? देखो भाई, आप में और हम में तो यह सामर्थ्य नहीं है कि हम चार्ज के पैकेट बना सकें। यह सामर्थ्य तो नेचर में है, यह सामर्थ्य तो परमात्मा में है, यह सामर्थ्य तो कुदरत में है। तो कुदरत ने क्या कर रखा है कि चार्ज के पैकेट बना बना करके दे रखे हैं। सर एक पैकेट में क्या है? एक पैकेट में कितना चार्ज है? तो एक पैकेट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट जो पैकेट है, जो सबसे छोटा पैकेट है, जो सबसे छोटा चार्ज है, उसी का एक पैकेट बना रखा है, उसी का एक पैकेट बना रखा है। यानी वन पैकेट, एक पैकेट में क्या है? एक पैकेट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक पैकेट में एक इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? तो एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या है? एक क्वांटा है। हाँ या ना? है ना? समझ में आई ना बात? क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, क्वांटा का मतलब है पैकेट। और पैकेट में क्या है? पैकेट में वन इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन खुद क्या हो गया? वो खुद ही क्वांटा है। एक इलेक्ट्रॉन खुद ही क्या है? क्वांटा है। समझ गए ना? अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? यह 9th क्लास की किताब में लिखा हुआ था, याद नहीं होगी मुझे पता है। मैं इस बात को मानता हूं कि ज्यादातर बच्चों को याद नहीं होगा, कुछ एक बच्चे याद कर भी लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों को याद नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, मेरे पीछे पीछे दोहराना पड़ेगा तभी याद होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब। एक बार फिर से दोहराओ, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक बार फिर से दोहराओ, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यह आपको याद होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी एक पैकेट में क्या है, यह आपको याद होना चाहिए। समझ गए ना? एक इलेक्ट्रॉन में क्या है, यानी एक पैकेट में क्या होता है, कितना चार्ज होता है, यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो कितना चार्ज होता है भाई? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यह एक पैकेट है, यह एक पैकेट है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आप चार्ज बेचने वाली दुकान पर गए। एक दुकान थी जहां पर चार्ज बिकता था। मान लेते हैं ऐसी एग्जांपल लेकर के कि एक शॉप है जहां पर आप पहुंचे और आपने बोला भाई मुझे चार्ज खरीदना है, मुझे चार्ज खरीदना है ना? तो चार्ज वाले जो भैया हैं जो चार्ज बेचते हैं, एग्जांपल लेके बोल रहा हूं, जो चार्ज वाले भैया हैं जो चार्ज आपको बेचेंगे, है ना? अब वो आपसे पूछेंगे भाई कितना चार्ज चाहिए, कितना चार्ज चाहिए, कितने पैकेट दूं, कितने पैकेट दूं? बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन दूं? वो सीधा ही पूछेंगे ना भाई, कितने पैकेट दूं यानी कितने इलेक्ट्रॉन दूं। आपने बोला भैया भैया पैकेट वैकेट नहीं, एक काम करो, मुझे तो आधा पैकेट से काम चल जाएगा, मेरे को तो आधा पैकेट दे दो, मेरा उससे काम चल जाएगा। क्या आपको वो एक पैकेट बेचेगा? क्या आपको वो उस एक पैकेट का आधा बेचेगा? क्या वो आपको एक आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ के देगा? क्या नहीं ना। वो क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा भाई या तो एक पैकेट पूरा मिलेगा, या फिर 2 पैकेट पूरे मिलेंगे, या फिर 3 पैकेट पूरे मिलेंगे, या फिर 4 पैकेट पूरे मिलेंगे, या फिर 5 पैकेट पूरे मिलेंगे। यानी जो लेके जा नेचुरल नंबर में लेके जा। सही बात है कि नहीं? जो लेके जा वो नेचुरल नंबर में लेके जा, यानी 1 पैकेट या 2 पैकेट या 3 पैकेट या 4 या 5 या 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 100 200 1000 करोड़ 2 अरब 3 अरब लेके जा। तो ऐसे लेके जा भाई। ये क्या आधा दे दो? अच्छा एक बात बताओ, अगर वो बोले भैया थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए, एक काम करो मुझे आप ना 1.5 पैकेट दे दो, 1.5 पैकेट। अब 1.5 पैकेट का मतलब क्या हो गया? 1.5 पैकेट का मतलब होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दो। फिर आधा कटवा रहा है इलेक्ट्रॉन को, पागल वागल है क्या? वो बोलेगा भाई थोड़ा दिमाग का ठीक है क्या तू? तेरे को अभी बोला नेचुरल नंबर में लेके जाना है, फिर तू कह रहा आधा इलेक्ट्रॉन फिर काट के दे दो। क्या आधा इलेक्ट्रॉन कट के मिल सकता है क्या? क्या आधे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है क्या? क्या आधे इलेक्ट्रॉन का आधे प्रोटॉन का गेन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई।
क्या बात समझ में आ रही है? तो वो ये बोलेगा भाई दोबारा सुन कान खोल के, दोबारा सुन कान खोल के, एक पैकेट लेके जा, या दो लेके जा, या तीन लेके जा, या चार लेके जा। यानी या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज लेके जा, या दो इलेक्ट्रॉन के बराबर, या तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर, या चार के बराबर, या पांच के बराबर, या छह के बराबर, या सात के बराबर। ये क्या है? 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये क्या है? 1.5 पैकेट दे दो। तो बात समझ में आई ना? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता नेचर में। अब वो जो भैया थे ना, समझ लो वही नेचर था। जो भैया आपको चार्ज बेच रहे थे ना, समझ लो वो क्या था? वही नेचर था। तो नेचर ये आपसे कहता है कि अगर आपने चार्ज को ट्रांसफर लेना है, अगर आपने चार्ज को शेयर करना है, तो आप उसको पैकेट के फॉर्म में कर सकते हो। और मिनिमम पैकेट मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, है ना? एक पैकेट का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है वो ये है। तो यहां फिर आप तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले जाओ, या 2 का ले जाओ, या 3 का ले जाओ, या 4 का ले जाओ, या 5 का ले जाओ। ये नहीं चलेगा कि डेसिमलों में चार्ज लेके जा रहे हो, फ्रैक्शनों में चार्ज लेकर के जा रहे हो, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स में चार्ज लेके जा रहे हो। ये सब नहीं चलेगा। क्या क्लैरिटी आई? क्या क्लैरिटी आई? आप अगर किसी दुकान पर कुछ खरीदने जाते हो, मान लेते हैं कि आप टमाटर खरीदने गए, मम्मी ने बोला बेटा जा टमाटर लेके आ जा, 40 रुपए जेब में डाले, जा टमाटर ले आ, ठीक है ना? अब आपको पता ही नहीं कितने टमाटर लेने हैं। आपने बोला भैया टमाटर तोल दो जरा। वो बोलेगा कितना तोलू भाई? 1 किलो तोलू, 2 किलो तोलू, 3 किलो? नहीं भैया 1 किलो 2 किलो तो नहीं, 50 ग्राम तोल दो। बोलेगा भैया क्या कर रहे हो यार, कम से कम 250 का बट्टा एक मेरे पास है ना? 250 का बट्टा तो उसके पास होता है। कह रहा भैया कम से कम 250 तो लेके जाओ, कम से कम 250 ग्राम तो लेकर के जाओ, है ना? कम से कम पाव किलो तो लेकर के जाओ। आप 1 किलो नहीं ले रहे, चलो ठीक है, आधा किलो भी नहीं ले रहे, वो भी मैं मान गया, लेकिन पाव तो लेके जाओ। क्या 50 ग्राम? क्या 50 ग्राम का टमाटर करोगे आप? क्या करूं? ऐसे करने लगोगे उसके सामने। समझ गए ना भाई? तो लॉजिक ये बैठता है, लॉजिक ये बैठता है कि मिनिमम जितना उसने बेचना है वो उतना बेचेगा, है ना? अच्छा मान लेते हैं कि आप ब्रेड खरीदने के लिए मार्केट में गए, ब्रेड लानी थी, आप मार्केट में गए, ठीक है? तो कम से कम ब्रेड कितने रुपए की आती है? 20 रुपए वाली आती है, वो ब्रिटानिया की, है ना, जिसमें 10 या 12 पीस होते हैं, ठीक है ना? आपने बोला भैया ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इतना नहीं चाहिए मेरे को, तो 2-3 पीस दे दो, मक्खन लगा के खाऊंगा मैं तो, मेरे को तो भूख लगी है। वो बोलेगा भाग जा से, चल निकल, मैं अपना पैकेट खराब करूं क्या तेरे चक्कर में? ऐसा होगा या नहीं होगा? तो वही बात है, वही बात है। वो कहेगा भाई यहां तो पूरा पैकेट खरीद ले, या फिर तू यहां से वापस लौट जा, कुछ भी नहीं बेचूंगा तुझे मैं, है कि नहीं? तो या तो बोलेगा कि भाई 20 वाला 1 पैकेट ले ले, या 20 वाले 2 पैकेट ले ले, या 20 वाले 3 पैकेट ले ले। ये नहीं होता कि 2.5 पैकेट दे दूंगा, या 3 पैकेट या 3.5 पैकेट दे दूंगा, है ना, या 4.25 पैकेट दे दूंगा। ये डेसिमलों में नहीं बेचेगा वो ब्रेड को, बेचेगा क्या? बेचेगा क्या? उसमें से 2-3 ब्रेड के पीस निकाल के वो दे दे, क्या ऐसा करेगा? क्या नहीं करेगा भाई, उसने भी तो धंधा करना अपना। तो ऐसा ही कुछ नेचर के साथ भी है, ऐसा ही कुछ नेचर के साथ भी है कि नेचर ये कहती है कि अगर आपको चार्ज चाहिए, अगर आपको चार्ज ट्रांसफर करना है, अगर आपको चार्ज फेंक के मारना है, अगर आपको चार्ज अपनी दाल में डालना है, अगर आपको चार्ज अपने अंदर डालना है, पैकेट में होगा ये काम पैकेट में होगा। और 1 पैकेट बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन के, और उस पर इतना चार्ज है, ठीक है ना? अगर ज्यादा चाहिए तो 2 ले जाओ, अगर ज्यादा चाहिए तो 2 पैकेट्स ले जाओ, और 2 पैकेट्स का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज कितना हो गया? इसका डबल बोले तो 3.2 इंटू 10 की पावर -19। या फिर आप 3 पैकेट्स ले जाओ, 3 पैकेट्स का मतलब क्या हो गया? 3 पैकेट्स का मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज कितना हो गया? 16×3 = 48, 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। या फिर आप 4 पैकेट ले जाओ, 4 पैकेट का मतलब क्या हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 16×4 = 6.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना? वो बोलेगा भाई जो भी लेके जा n में लेके जा, n पैकेट्स, n पैकेट्स का मतलब n इलेक्ट्रॉन्स, है ना? n इलेक्ट्रॉन्स, और n इलेक्ट्रॉन्स का मतलब n इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। समझ गए ना? तो अगर किसी बॉडी पर, यहां देखना, अगर किसी बॉडी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 इलेक्ट्रॉन है, 22 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा? इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा? क्योंकि हमको पता है 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना, 2 पर इतना, 3 पर इतना, 4 पर इतना, तो n पर इतना, n पर इतना, ध्यान से देख, n पर इतना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई नेट चार्ज कैसे निकलेगा किसी बॉडी पर,
किसी बॉडी का नेट चार्ज कैसे निकलेगा? तो नेट चार्ज निकलेगा जब आप n को E से मल्टीप्लाई कर दो, और E क्या है? E है एक इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज, यानी आप क्या कर दो, आप n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कर दो। इसमें ये n क्या है? इसमें ये n क्या है? इसमें ये n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, है ना। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये E क्या है? ये E क्या है? ये है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है ना। और ये Q क्या है? ये Q है नेट चार्ज, ये Q है नेट चार्ज। क्या समझे बात को? क्या समझे बात को? तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, गिन ले जरा, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताइए कितना नेट चार्ज बना? कितना नेट चार्ज बना? आप बताइए कितना नेट चार्ज बना? आप बताइए कितना नेट चार्ज बना? कितना नेट चार्ज बना? कितना नेट चार्ज बना? 22 बना। 22 नहीं बना ना, 22 नहीं बना। यस, गुड गुड, क्या बात है भाई। यस, 22 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। गुड गुड, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। आपके पास चार्ज जो बना वो बना 22E, 22E। हां गुड, अब सही लिख रहे हैं, अब सही लिख रहे हैं। 22 नहीं लिखना बेटा, 22 थोड़ी चार्ज बना, 22 तो इलेक्ट्रॉन है, और हर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है। समझ रहे हो बात को? हर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 22 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको कैलकुलेट कर लो, इतने कूलम का चार्ज बना है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? अगर क्लियर हुआ तो फायर इमोजी चाहिए भाई, अगर क्लियर हुआ तो फायर इमोजी चाहिए भाई, जल्दी से। अगर आपको ये क्वांटाइजेशन का टॉपिक क्लियर है तो फायर इमोजी चाहिए भाई। अगर क्वांटाइजेशन का टॉपिक क्लियर है तो फायर इमोजी चाहिए भाई। आज के लिए केवल इतना ही, आज के लिए केवल इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जहां पर हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास चार्ज के ऊपर ही थी, है ना। हमने चार्ज को ही सिरे से लेकर के शुरू किया, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम लोगों ने अपनी क्लास को एंड किया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी करंट को लेकर के होगी, ठीक है ना। इसलिए आराम आराम से हर एक क्लास को पढ़ते हुए, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको किसी भी जगह पर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और कोई अब तेज पेस पर चलने की जरूरत नहीं है, अब आराम आराम से चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि हम काफी हद तक अपना सिलेबस पूरा कर चुके हैं। आपका हाफ ऑफ द सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड, लेकिन आपके पास महीने बहुत पड़े हैं अभी। पूरा जुलाई अभी स्टार्ट हुआ है, अगस्त पड़ा है, सितंबर अक्टूबर पड़ा है, 4 महीने पड़े हैं आपके पास, ठीक है ना। नवंबर से पहले ही मैं कोशिश करूंगा, अक्टूबर के लास्ट वीक तक, मुझे तो लग रहा है उससे ही पहले काम हो जाएगा कि आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, है ना। और नवंबर में जाकर के आपके प्री बोर्ड्स आते हैं, है ना, तो उससे पहले ही आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। इसलिए आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई भागेंगे नहीं, आराम से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आप लोगों को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, है ना, तभी आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी इस चैप्टर के अंदर। प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है महारत। अगर आपने महारत हासिल करनी है, यानी एक्सपर्ट बनना है इस चैप्टर के अंदर, तो आपको खूब सारे सवाल करने पड़ेंगे, और ये खूब सारे सवाल मैं करवाऊंगा आपसे, ठीक है ना। तो डोंट वरी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।